कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी हरियाणा जी के रूटीन की जो कक्षाएं चल रही है ये उसी वीडियो का अगला भाग है। आइए करते हैं शुरुआत कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले की वीडियो में HSSC है वो बहुत ही जल्दी अपने एग्ज़ाम से लेने वाली है, तो अपनी तैयारी है वो अच्छे स्तर पे या एक बड़े स्तर पे स्टार्ट कर दें। कम से कम 12 से 14 घंटे दिन में पढ़ना स्टार्ट कर दें। कभी आप ये सोच रहे हैं कि 2-4 घंटे से कुछ नहीं होगा, भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तैयारी के लिए आपको प्रॉपर समय निकालना होगा और एक प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कुलपति को कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? यहाँ पर जिक्र किया हुआ है भाई, ऐसे कौन से प्रोफेसर हैं या कौन से कुलपति हैं जिनको क्या दिया गया है? कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है प्रोफेसर गुरदयाल सिंह, ये भी कुलपति हैं। दूसरा प्रोफेसर समर सिंह, ये भी कुलपति हैं। तीसरा SN सचदेवा, ये भी कुलपति हैं। और चौथा प्रोफेसर डॉक्टर चिंदी वासुदेवप्पा, नाम है इनका प्रोफेसर डॉक्टर चिंदी वासुदेवप्पा। ये चारों ही कुलपति हैं। तो यहाँ पर मैं जिक्र कर देता हूँ। अगर मैं गुरदयाल का जिक्र करूँ, श्री गुरदयाल सिंह LLRUVAS, लाला लाजपत राय वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लुआस विश्वविद्यालय हिसार में। 2010 में बनी थी लुआस विश्वविद्यालय। तो वर्तमान में जो इसके कुलपति हैं वो प्रोफेसर गुरदयाल सिंह है। दूसरा प्रोफेसर समर सिंह चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के कुलपति हैं। और अगर मैं CCS सचदेव का जिक्र करता हूं तो इसकी स्थापना वर्ष फरवरी 1970 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी CCS सचदेव। इसके कुलपति कौन है वर्तमान में? प्रोफेसर समर सिंह। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, भारत के जो 7वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके नाम पर रखी गई थी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। आगे दिया हुआ है प्रोफेसर SN सचदेवा, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति हैं। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। और वर्तमान में इसके कुलपति कौन है? प्रोफेसर SN सचदेवा। अब ये लास्ट में दिया हुआ है हमारा प्रोफेसर चिंदी वासुदेवप्पा। ये कहां से है? ये निफ्टेम है। निफ्टेम का मतलब है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान। ठीक है, इसके जो कुलपति हैं डॉक्टर वासुदेवप्पा को कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि निफ्टेम, ये जो निफ्टेम है विश्वविद्यालय, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आप कमेंट में लिखिए कि निफ्टेम जो विश्वविद्यालय है हरियाणा के किस जिले में है। इसको राज्योत्सव पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कर्नाटक का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है? राज्योत्सव पुरस्कार। इससे सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में उन्हें क्या मिला है? 1 लाख रुपए की नगद राशि, 20 ग्राम सोने का मेटल और क्या मिला है? स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा, इनके द्वारा ये प्रदान किया गया। अब अगर एग्जाम्स में ये आ जाता है कि ये किस क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया गया, तो डॉक्टर वासुदेवप्पा को यह पुरस्कार उनके विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। कि विज्ञान और जो तकनीकी है, आधुनिकतम जो सारा सिस्टम चल रहा है उसमें इन्होंने क्या विशेष योगदान दिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्हें ये पुरस्कार दिया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा सरकार कुल कितने रिटेल आउटलेट खोलने की योजना बना रही है? कि ऐसे कितने रिटेल आउटलेट खोलें जिससे क्या हो? जिससे हरियाणा के जो युवा वर्ग है और दूसरा महिलाओं को रोजगार मिले। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 1000, 1500, 2000 और 5000। तो हरियाणा सरकार 2000 रिटेल
आउटलेट खोलने की कह रही है। कब से स्टार्ट करेगी ये 11 फरवरी से कर रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। आइए देखते हैं, हरियाणा सरकार रिटेल आउटलेट में अब फ्रेंचाइजी पॉलिसी लागू करेगी। फ्रेंचाइजी का मतलब है वहां के जो लोग हैं उन्हीं को ही ये प्रदान करेगी। इसमें युवाओं व महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह को फ्रेंचाइजी दी जाएगी, यानी ग्रुप बना दिया जाएगा युवाओं व महिलाओं को और उनको इनकी फ्रेंचाइजी प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 4 फरवरी 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की शुभारंभ करेंगे। इससे का पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नाम होगा। क्या हुआ अभी इसमें देखिए, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक रोहित यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 तथा शहरी क्षेत्रों में 500 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। इससे क्या सुविधाएं मिलेगी? देखिए, इन आउटलेट में 30% है उत्पाद वो सरकारी उपक्रमों जैसे कि हैफड, विटा, अमूल, नेफड, खादी बोर्ड, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन इत्यादि के लिए रखे जाएंगे। यानी ये जो युवा वर्ग हैं इनके द्वारा जो भी प्रोसेसिंग तैयार होगा, जो भी सारी सिस्टम्स तैयार होगी या जो भी कुछ नया बनाया जाएगा, उसमें से ये जो 30% भाग है किनको प्रदान कर दिया जाएगा? सरकारी उपक्रमों जैसे फड है जहां पर खाद बीज वगैरह रखा जाता है, विटा है, विटा दूध घी, ठीक है, अमूल है दूध घी, नेफड खादी, और जो भी स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन है, जितने भी किसान उत्पादक संगठन है उनके लिए क्या किया गया है? ये प्रोविजन किया गया है जिसके माध्यम से सारी वस्तुएं यहां से ये खरीद सकेंगे या इनको बेचा जा सकेगा। देखिए हमारा क्वेश्चन अगला, हरियाणा साहित्यिक अकादमी के द्वारा 2018 में जीवनी के क्षेत्र में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? ये यहां पर है 2018, हरियाणा साहित्यिक अकादमी ने 2017, 2018 व 2019 तीनों ही वर्षों के लिए जो पुरस्कार दिए हैं वो इस वर्ष दिए भी 2020 में। तो हरियाणा जो साहित्यिक अकादमी है इसके द्वारा जो 2018 का जो पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में? जीवनी के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो यहां पर महेंद्र जैन है, विनोद वर्मा दुर्गेश है, पूनम मनचंदा है और आनंद प्रकाश है। तो जो जीवनी के क्षेत्र में 2018 का साहित्य के क्षेत्र में जो साहित्यिक अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया है वो विनोद वर्मा दुर्गेश के द्वारा दिया गया है। तो इसमें सहयोग किया था महेंद्र जैन और पूनम मनचंदा ने। आइए देखते हैं पूनम मनचंदा और महेंद्र जैन का और हरियाणा साहित्यिक अकादमी के बारे में। तो ये जो पुरस्कार है 2017, 18 और 19 की कृति के लिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हिंदी हरियाणा साहित्यिक अकादमी हिंदी के क्षेत्र में, अगर मैं यहां पर हिंदी क्षेत्र का जिक्र करता हूं तो हिंदी के क्षेत्र में 6 और हरियाणवी क्षेत्र का जिक्र करूं तो 4 है क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान करती है। हरियाणवी क्षेत्र में 4 टोटल और हिंदी के क्षेत्र में कितना? 6 को पुरस्कार प्रदान करती है। तो 2017, 18 व 19 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई। वर्ष 2018 के लिए जीवनी के क्षेत्र में श्रेष्ठ कृति पुरस्कार लोक साहित्यकार जयपाल दास को दिया गया। ये पूरी कृति का नाम है भी लोक साहित्यकार है जयपाल दास और इसके लेखक विनोद वर्मा दुर्गेश है। लोक साहित्यकार जयलाल दास की स्मृति में उनके पुत्र भिवानी के वरिष्ठ साहित्यकार आनंद प्रकाश आर्टिस्ट हर वर्ष साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी होने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं। यानी यहां पर क्या आया है? यहां पर आया है आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश कौन है? जयलाल दास के पुत्र हैं जो हर वर्ष क्या करते हैं? साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं। कौन करते हैं? आनंद प्रकाश। किसकी उपलक्ष्य में? जयलाल दास की। आगे देखिए, इसमें लोक साहित्यकार जयलाल दास का अभिनंदन गीत हिसार के वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र जैन ने, भाई जो गीत लिखा था अभिनंदन गीत है किसकी याद में? जयलाल दास की याद में वो लिखा था महेंद्र जैन ने जो हिसार के हैं। और जो गायिका पूनम मनचंदा ने मधुर स्वर इसको प्रदान किए थे। यानी जो अपनी वाणी में पिरोया किसने था? पूनम मनचंदा ने पिरोया था जो गायिका है। आगे देखिए, हरियाणा साहित्यिक अकादमी ने हिसार के कहानीकार मैया समीर की कहानी फसल की प्यास में बताया गया है कि किस प्रकार से किसान कितनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी फसल को तैयार करते हैं और उन्हें उचित लागत कीमत भी नहीं मिल पाती। तो ये है फसल की प्यास। ये किसने लिखी है? फसल की प्यास है ये माहिया समीर ने लिखी है जिनका संबंध हिसार से है।
और इन्हें वर्ष 2018 की कहानी के रूप में तृतीय पुरस्कार मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तृतीय पुरस्कार किसे मिला है? कहानी के क्षेत्र में यह मिला है महिया समीर को। अगर मैं हरियाणा साहित्यिक अकादमी की स्थापना का जिक्र करूं तो 9 जुलाई 1970 को इनकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय है हरियाणा साहित्यिक अकादमी का, वो पंचकुला हरियाणा में है। और सरकार हरियाणा साहित्यिक अकादमी के लिए कितनी राशि प्रदान करती है? 7 लाख रुपए राशि प्रदान करती है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हरियाणा साहित्यिक अकादमी की जो मासिक पत्रिका है वो कौन सी है? हरिगंधा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्कूलों में महिला कुक व हेल्पर की आयु कितने वर्ष तक निर्धारित की गई है? यानी जो महिलाएं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 50, 55, 58 और 60। यानी जो महिला कुक व हेल्पर थी खाना बनाने के लिए, जो पहले 50 वर्ष तक कार्य कर सकती थी, अब वो कितने वर्ष तक है? अब वो 60 वर्ष तक अपना कार्य कर सकेंगी। आइए देखते हैं। यानी मिड डे मील में जो खाना पकाने की जो सिस्टम है उसके लिए जो 50 वर्ष की आयु थी अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी है? 60 वर्ष। और मिड डे मील की योजना का अगर मैं जिक्र करूं तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु में हुई थी और हरियाणा में मिड डे मील के कर्मचारियों को 3500 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से शुरुआत हुई थी, कुछ इस प्रकार से हुई थी विद्यार्थियों। मैं आपको बता देता हूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्ष 1995 में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे वो एक बार गांव में दौरा करने गए थे। तो जो जहां पर आदिवासी समुदाय रहता है वहां पर इन्होंने जाकर देखा कि कुछ एक बच्चे यहाँ वहां घूम रहे हैं। तो एक लड़के को बुलाया और पूछा कि तू स्कूल में क्यों नहीं जाता है? तो उस बच्चे को पता ही नहीं था भी तू तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात कर रहा है। तो उसने कहा कि खाना कौन तेरा बाप देगा, कुछ इस प्रकार से ही कहा था। और इसमें क्या हुआ, इसमें फिर मुख्यमंत्री को ये प्लान ध्यान में आया कि बच्चे खाने के कारण यानी दोपहर का जो भोजन है वो नहीं मिल पाता, इसलिए बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं और जो उनका एजुकेशन का जो लेवल है, एजुकेशन का जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ पाता है। इसलिए उन्होंने यही बात को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से योजना स्टार्ट की थी, मिड डे मील योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जहां पर इंडिया लेवल में ये क्वेश्चन ना आया हो भाई मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। और हरियाणा में 3500 रुपये मानदेय मिलता है। और हरियाणा में तो बहुत पहले से ये सिस्टम चल रहा था, लेकिन मिड डे मील की योजना है वो 1995 में स्टार्ट हुई थी। इससे पहले हरियाणा में योजनाएं थी और उनके नाम अलग अलग थे भी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि राफेल के बाद अब फ्रांस भारत की किस चीज के निर्माण में मदद करेगा? राफेल का जैसे मैंने आपको बताया था कि राफेल का मतलब होता है आंधी, और राफेल हमने फ्रांस के साथ समझौता किया था 2016 में। उसके तहत 2019 में राफेल आए थे, उसके बाद में 2020 में राफेल आए हैं। टोटल 36 राफेल थे, जिनमें से 30 राफेल ऐसे हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है और 6 हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान जो यूज किए जाएंगे वो 6 राफेल है। अभी तक राफेल की संख्या टोटल 8 राफेल आए हैं। और सबसे ज्यादा राफेल जो अंबाला हरियाणा में इनको रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि राफेल के बाद फ्रांस के साथ किस चीज का है वो निर्माण किया जाएगा। तो आईएनएस विक्रांत, राफेल डी, यानी राफेल का नाम दिया गया है, ये राफेल बी या डी कोई नया आएगा या सबमरीन आएगी या फाइटर जेट आएगा। तो राफेल के बाद में अगर फ्रांस के साथ कोई नई चीज निर्माण में मदद करेगा तो वो है सबमरीन, यानी जो हमारी जो समुद्री नावें हैं, समुद्री जहाजें हैं, जो बेड़ा है उनके लिए एक सबमरीन, इसकी घोषणा की गई है भाई फ्रांस से अब भारत को सबमरीन प्रदान करेगा। ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के अनुसार राफेल के बाद अब भारत को 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बनाने की मदद करेगा। कितनी आएगी सबमरीन? 6 आएंगी भी, टोटल 6 सबमरीन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवात विकास प्राधिकरण के कितने स्कूलों को शिक्षा विभाग चलाएगा? मेवात विकास प्राधिकरण के ऐसे कितने स्कूल हैं भाई जिनको जो शिक्षा विभाग है वो चलाएगा? तो 5, 8, 10 और 12 यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इनमें से 8 ऐसे स्कूल हैं जिनको शिक्षा विभाग चलाएगा। आइए देखते हैं इन स्कूलों को कौन चला रहा है अभी। मुख्यमंत्री विकास बोर्ड की 30वीं बैठक में मेवात विकास प्राधिकरण के तहत जो चल रहे थे 8 स्कूल, अब उनको कौन चलाएगा? शिक्षा विभाग संचालित करेगा। यानी वो 8 स्कूल हैं, कौन चला रहा था पहले? मेवात विकास प्राधिकरण। अब इनका संचालन कौन करेगा? शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग ने यहाँ पर, क्योंकि मेवात है हरियाणा का
डीप जोन है, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहां पर जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने ऐसा प्रोविजन किया है कि जो शिक्षा विभाग है अब इन स्कूलों का संचालन करेगा। और मेवात का वर्तमान में नाम नू है। आगे देखिए भी अगला क्वेश्चन, बहादुरगढ़ के औद्योगिक कचरे कहां पर बिजली बनाई जाएगी? जो बहादुरगढ़ से जो औद्योगिक कचरा निकलता है, जो वर्तमान में क्या है हमारे लिए एक बहुत ही भयंकर समस्या बना हुआ है, तो इससे कहां पर बिजली बनाई जाएगी? तो दिल्ली, झज्जर, गुरुग्राम व फरीदाबाद, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दिल्ली में इस कचरे का प्रयोग किया जाएगा बवाना में, और वहां से क्या बनाई जाएगी? इससे बिजली बनाई जाएगी। आइए देखते हैं। बहादुरगढ़ के पर्यावरण के नासूर बने, ठीक है, सूर्य देवता होता है, नासूर आप समझ लीजिए। और औद्योगिक कचरे में अब दिल्ली के बवाना में स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में बिजली बनाई जाएगी। यानी जो औद्योगिक कचरा है अब उसका क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरियाणा के किस जिलों में एयर केयर योजनाओं की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है भी हरियाणा में एयर केयर योजनाओं की। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं करनाल, पानीपत, गुरुग्राम। तो इनमें से जो राइट हमारा आंसर है वो ये है गुरुग्राम व फरीदाबाद। यानी इन जिलों में क्या किया गया है? एयर केयर योजनाओं का शुभारंभ किया है। गुरुग्राम से जो मेहरौली रोड है उसी के ऊपर इससे इन योजनाओं की शुरुआत की थी। अब इन योजनाओं से हमें मिलेगा क्या क्या फायदा होगा भी? इनसे ये होगा कि वर्तमान में जैसे पराली कह दीजिए या आप वायु प्रदूषण, जैसे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी जो प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो एयर केयर योजनाओं की शुरुआत की, इसके माध्यम से क्या है कि इन दोनों जिलों में जो प्रदूषण है उनके ऊपर, सिर्फ इन दोनों जिलों ही नहीं बाकी जो शेष हरियाणा है उसके ऊपर भी नियंत्रण किया जाएगा। अब इन दोनों जिलों का, क्योंकि गुरुग्राम है ये भारत की आर्थिक राजधानी है, यानी पैसों से संबंधित सारा जो हमारा रेवेन्यू होता है, राजस्व होता है, उसका टोटल 60% गुरुग्राम से होता है। और जो हरियाणा की जो औद्योगिक राजधानी है वो कौन सी है? औद्योगिक राजधानी फरीदाबाद। यानी जितने भी जो भी ज्यादातर बड़े स्तर पे काम होते हैं वो सारे फरीदाबाद में होते हैं। तो यहाँ पर पोल्यूशन की समस्या ज्यादा है, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है? एयर केयर योजनाओं की शुरुआत की है। ये थे भैया आज के हमारे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।